that is regarding finance. Now before we get into this topic, एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखो, आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंस जैसी चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ है। एंड कंसिडरिंग ये चीज़ ना काफ़ी बार जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो काफ़ी ना टेक्निकल भी हो जाती है, राइट। आप जानते हो कि बहुत सारे लोग हैं जैसे MBA फाइनेंस वगैरह, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। काफ़ी लोग CA CFA इस टाइप की चीज़ें करते हैं फाइनेंस के अंदर, तो हमें उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा फाइनेंस के कि UPSC किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना काफ़ी, अगर आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो उससे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसका देखो स्कोप, जैसा कि मैं पिछले चैप्टर में बता रहा था, इसका फाइनेंस का स्कोप ना बहुत वाइड हो सकता है, पर हम कितना पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें नई पढ़ने को मिलेंगी, बट हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल अजीब है, मैं कोशिश करूंगा उनको सिंप्लीफाई करने की। पर अगर मान लो आपसे तब भी कोई एक आधा टॉपिक रेस्ट नहीं होता, आप या तो मुझसे डाउट सेशन में वो चीज़ पूछ लीजिएगा, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो कि जैसे मान लो ना कि आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, उसके कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता दूंगा, आप बस वो फैक्ट्स याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कई चीज़ें मैं समझता हूँ कि मतलब ना फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स नहीं भी समझ आते, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, बस वो फैक्ट्स ध्यान में रख लोगे तो एटलीस्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें ना इस चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, ये टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि प्रीलिम्स में आएंगे, आप में से मेंस में किसी से नहीं पूछेगा कि कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, ये मेंस में कोई नहीं पूछने वाला। तो हमें प्रीलिम्स के हिसाब से इस टॉपिक को कवर करना है, मतलब जो टॉपिक्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर हमें पता है कि अच्छा इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा, तो उन चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ना अप्रोच अपनी चैप्टर के रिगार्डिंग ऐसी रखनी पड़ेगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फाइनेंस को। देखो, पहली चीज़ आपको ना सिक्योरिटी वर्ड सुनने में आता होगा। देखो, एक तो सिक्योरिटी वो चीज़ होती है कि आप एक तरह से बोलो ना कि आपने कोई लोन लिया एंड लोन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक तरह का कोलैटरल रख दिया, तो उसको भी सिक्योरिटी बोल सकते हैं। पर यहाँ पे जब हम जनरली सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई ऐसा सर्टिफिकेट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हो, उस हिसाब से पता लगे कि हाँ इस बंदे को कुछ पैसा मिलने वाला है। जैसे सोचो आपके पास ना कोई भी शेयर हो, ठीक है ना, मैं शेयर हम डिस्कस करेंगे, पर सोचो शेयर तो आप थोड़ा बहुत पता है, तो शेयर आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ हद तक आपने वो पैसे देकर खरीदा है, तो यानी कि जिसके पास शेयर है वो कुछ पैसे का हकदार है, ठीक है ना। उसी तरह से आपने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, तो लोन देना भी तो एक तरह से ये है कि आपको 1 साल के बाद लोन मान लो वापस मिलने वाला है। तो यानी कि जिसके पास सिक्योरिटी होती है उससे क्या होता है, वो एक तरह का डॉक्यूमेंट हो गया, यानी कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, द होल्डर, यानी कि जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो एलिजिबल है कि उसको कुछ पैसा मिले एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो हर चीज मतलब बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे सिक्योरिटीज में, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारी सिक्योरिटीज ही है एक तरह से, ठीक है। इसको वो जो कोलैटरल वाली चीज है उसके साथ कंफ्यूज मत करना, वो एक सेपरेट सिक्योरिटी होती है। जैसे आपके ना बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें सिक्योरिटीज के अंदर एक ना ये वाइडर टर्म है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं, राइट। अब एक चीज हमें और पढ़नी है, क्या, डेट वर्सेस इक्विटी। देखो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आप कोशिश करना अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने की। मान लो आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, ठीक है जी। अब आप कंपनी खोलने के लिए मान लो आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आप 1 करोड़ कहां से इकट्ठा करोगे, आप बोलोगे कि ऐसा है कि 30 लाख मेरे पास अपने पास है, ठीक है। आपने अपने दोस्त को बोला कि तू भी मेरे साथ आ जा, इस कंपनी में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो 20 लाख मान लो उसने डाल दिया, 50 लाख की और जरूरत चाहिए थी, ठीक है, 1 करोड़ चाहिए ना, तो आपने 50 लाख मान लो बैंक से लोन ले लिया। तो कहीं ना कहीं देखो हुआ क्या, यहां पर आप तो जो जिसने 30 लाख डाला आप ओनर हुए ना अपनी कंपनी के, ठीक है, और आपका ये जो दोस्त है ये भी ओनर हुआ, ठीक है ना। तो ये जो लोग जो एक तरह से ओनर होते हैं, इनको हम ना इक्विटी के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये जो 50 लाख हमने बैंक से लिया, ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का डेट है, ठीक है, लोन लिया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बैंक ओनर है क्या, यहाँ पे नहीं, ये बैंक ओनर थोड़ी ना, इसने तो बस हमें एक तरह का कर्जा दिया हुआ है, हम इसको कुछ टाइम बाद इस पैसे को वापस लौटा देंगे। पर क्या ऐसा यहाँ पर भी है कि आपके दोस्त ने जो 20 लाख लगाया था, क्या आपको 20 लाख वापस करना है विद इंटरेस्ट? नहीं, वो भी तो एक ओनर है ना, उसने पैसा लगाया है इस पर्टिकुलर अंदर, मतलब वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है इस बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही, मतलब ये बंदा भी इक्विटी के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, एक तरह की ओनरशिप है उसके पास भी, बैंक के पास ओनरशिप नहीं है। अब ये अगर एग्जांपल समझ आ गया तो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं डेट और इक्विटी में। तो डेट का देखो क्या मतलब हुआ, क्या डेट के अंदर ओनरशिप होती है? नो, बट इक्विटी के अंदर हाँ। उसके साथ ही टिपिकल लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो, जब किस बैंक ने लोन दिया या किसी ने भी लोन दिया आपको, वो हो सकता है 2 साल के लिए, वो छोटा हो, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्गर टाइम के लिए भी लोन हो सकता है। पर जब बात होती है इक्विटी की, ये परपेचुअल होती है, परपेचुअल मतलब चलती रहेगी, मतलब अनलेस किसी और को ये सेल नहीं कर देता। आपका दोस्त ऐसा थोड़ी ना कि आपने 2 साल बाद इसको 20 लाख वापस कर दिए और बोला कि अब तेरी ओनरशिप गई, तो वो उस बंदे पे डिपेंड करता है ना, वो तो ओनर है एक तरह का। तो ओनरशिप जब तक बंदा चाहेगा तब तक होगी, तो एक तरह से परपेचुअल हो जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट आपको देखो बैंक से आपने पैसा लिया हुआ है, 50 लाख मान लो लोन लिया था, हर साल आपको या जितने भी कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ना कुछ उसको रिटर्न पैसे वापस करने पड़ेंगे, हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट देनी होती है। क्या यहाँ पे जब इक्विटी वालों को भी इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी? देखो, मैं इक्विटी पहले ना ये समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो आपने बिजनेस शुरू कर लिया, अब बिजनेस ना मान लो अगले साल 5 करोड़ कमाए, ठीक है। अब 5 करोड़ जब बिजनेस ने कमा लिए, इसके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो ये पैसा वापस से बिजनेस में लगा दे, अपनी कंपनी में खुद अपनी कंपनी को और एक्सपेंड करे ऐसा कुछ, या फिर ये 5 करोड़ ओनर्स के बीच में बांट दे। देखो, टेक्निकली जो पैसा है 5 करोड़ ओनर्स का ही तो है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाया और पैसे कमाए, बैंक को उसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह देना था वो दिया, और बाकी का जो पैसा बचा वो ओनर्स का तो एक तरह से पैसा है। तो इस 5 करोड़ में से कुछ पैसा कंपनी में लगा दिया जाएगा, कुछ पैसा ओनर्स को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने अपना पैसा खून पसीना लगाया ना एक तरह से कंपनी के अंदर, तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए इस तरह से इसको डिविडेंड बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया जाता है। जरूरी नहीं होता देना, बट जनरली मतलब बहुत सारी कंपनीज इनको दे देती हैं, कभी 1 साल बाद देती हैं, कभी हो सकता है पहले देते हैं, लेट देते हैं, बट डिविडेंड यहाँ पे होता है। तो देखो, इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहे थे, तो बैंक को तो मतलब इंटरेस्ट पेमेंट देना ही देना है। इक्विटी के अंदर क्या होता है, डिविडेंड्स, ठीक है। डिविडेंड आप समझ गए कि अगर कुछ उनका प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ओनर्स के पास चला जाता है, ठीक है जी। उसके पास बाद में देखो एक ट्रेडेबल पढ़ लो। ट्रेडेबल का मतलब क्या, कि जैसे ना ट्रेड करना, मतलब जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर बैंक ने इनको लोन दिया हुआ था, ठीक है, तो क्या ये लोन किसी और को पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोन को पास नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पे
जो इक्विटी होती है, ठीक है ना, जिस बंदे के पास मतलब कुछ ओनरशिप होगी कंपनी की, कुछ परसेंट का ओनर है, इस मालिक है इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो ये जो ओनरशिप है ये किसी दूसरे बंदे को भी तो बेच सकता है कि आज से मैं नहीं तू ओनर। जैसे आप जानते हो जो शेयर होते हैं हमारे, ठीक है, तो शेयर हम इस तरह से ट्रेड कर तो सकते हैं, ठीक है ना, तो शेयर होते हैं वो ट्रेड हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है एक बंदे से ओनरशिप जो होती है दूसरे बंदे पे ट्रांसफर हो जाती है, तो ये ट्रेडेबल होते हैं। पर जो यहाँ पे बैंक का डेट है वो ट्रेडेबल नहीं होता। हालांकि अगर बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, पर बॉन्ड्स जो होते हैं वो ट्रेडेबल हो सकते हैं, मतलब बॉन्ड भी एक तरह का डेट ही होता है, पर अगर बैंक के डेट करें तो वो ट्रेडेबल नहीं है, पर इन जनरल जो बॉन्ड्स होते हैं वो ट्रेड किए जा सकते हैं, यहाँ शेयर वगैरह डेफिनेटली किए जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज और, हम पहले इसके पहले बैंकरप्सी वगैरह पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, कि मतलब लिक्विडेशन होना हो, मान लो कि अगर कंपनी होगी दिवालिया, आपने कंपनी खोली, कंपनी होगी दिवालिया, अब होगा क्या, अब आपने जो कंपनी खोली थी वो दिवालिया होगी, अब लोगों को पैसे वापस करने हैं, किस ऑर्डर में पैसे वापस किए जाएंगे, तो देखो सबसे पहले तो नहीं, पर जो बैंक का डेट है ना उसको पहले चुकाया जाएगा। अगर कुछ पैसा उसको बच जाता है आफ्टर गिविंग द बैंक लोन, तब क्या होगा, तब इन ओनर्स को पैसा वापस किया जाएगा। कहने का देखो क्या मतलब, इन लोगों ने जिन्होंने अपना पैसा लगाया था जो इक्विटी के कंपोनेंट में थे, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तब भी इनका मिलेगा इनको, अगर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है ना तब भी सफर इन्हीं को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के ओनर्स हैं, अगर बहुत कमाई होगी तब भी इन्हीं का हिस्सा आएगा, अगर बहुत नुकसान हुआ तब भी इन्हीं के हिस्से में से जाएगा। तो यानी कि जब लिक्विडेशन होती है ना तो बैंक का डेट पहले किया जाता है, ठीक है ना, मतलब बैंक के डेट भी, मतलब जो भी डेट हो बॉन्ड्स का भी इनफैक्ट, तो डेट उनको वापस किया जाता है। अगर कुछ बच जाता है उसके बाद फिर वो ओनर्स के बीच में उसके बेसिस पे उनको पैसा दे दिया जाता है, ये होता है लिक्विडेशन के केस में, ठीक है। तो एक तरह से इसको सीनियर बोल देते हैं, सीनियर मतलब कि इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, पहले प्रेफर्ड क्रेडिटर्स होते हैं कुछ, मतलब उसके बाद इनको इनकी बारी आती है, ये जो ओनर्स होते हैं ये आखिर में आते हैं इनकी बारी, ठीक है। सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब है वो जो कोलैटरल वाली, क्या जो इनके एसेट्स होते हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी होती है, देखो बैंक ले भी सकता है सिक्योरिटी, बैंक के पास नहीं भी होता है, पर ये जो ओनर्स थे जिन्होंने 20 लाख और 30 लाख लगाया, क्या इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई, क्या इन्होंने जो 20 लाख 30 लाख दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको कुछ एक तरह से कोलैटरल दिया गया, आंसर इज नो, ठीक है ना, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। आई होप आपको डेट और इक्विटी में फर्क समझ आ गया होगा। देखो एक चीज और रियलाइज करो, ये जो बंदे हैं जिन्होंने पैसा अपना लगाया है इक्विटी की फॉर्म में, इनके पास होते हैं वोटिंग राइट्स कि कंपनी में कैसी कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से एरियाज में कंपनी को एक्सपेंड करना चाहिए, कहाँ पे नई फैक्ट्री खोलनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट जो ओनर्स होते हैं ना उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, मतलब ओनर्स के पास तो होंगे ना, सिंपली लॉजिकली सोचो, तो यानी कि इक्विटी के अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वोटिंग राइट्स पोजेस करते हैं। क्या जो बैंक है, अब बैंक का सोचो, बैंक ने क्या दिया था डेट, कि बैंक वाले के पास वोटिंग राइट होता है, क्या वो बताएगा क्या कि वो वोट में पार्टिसिपेट करेगा कि यहाँ पे कंपनी खोलो, यहाँ पे मत खोलो, यहाँ नहीं फैक्ट्री खोलनी है, नहीं, तो डेट वालों के पास देयर आर नो वोटिंग राइट्स, ठीक है। बाकी जो टिपिकल लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी ना इसको हम ना मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं, मैच्योरिटी मतलब कब इनको पैसा वापस मिलेगा एक तरह से, तो यानी कि डेट के केस में मैच्योरिटी डेट होती है, इक्विटी के केस में मैच्योरिटी डेट नहीं होती। और ये जो पॉइंट था सीनियर, इसको ना प्रायोरिटी भी लिख देते हैं कि डेट वालों को प्रायोरिटी मिलती है, ये इक्विटी वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलती। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो अगर कंपनी वाला एग्जांपल अपने दिमाग में रखोगे तो आप समझ जाओगे इस चीज को। इसके पहले भी ना हमने बासल नॉर्म्स वाले में भी इक्विटी वगैरह थोड़ा पढ़ा था, तब भी थोड़ा देखा था, बट ये पूरा हमने डिटेल में जान लिया डेट और इक्विटी के बारे में, ठीक है जी। अब चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ। देखो फाइनेंशियल मार्केट्स में ना बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, उनके टेन्योर के बेस पे कि कोई जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, वो कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, तो वहां पे डिवीजन कहाँ जाती है, एक हो जाती है मनी मार्केट, एक हो जाती है कैपिटल मार्केट। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट इतना समझो कि जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म का मतलब एक साल से कम, और ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है ये सेबी के द्वारा होते हैं, एंड द कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, यानी कि मोर देन 1 ईयर। ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखो, क्या मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है जी। इनके बारे में और डिटेल करेंगे, पर कहीं ना कहीं एक तरीका टेन्योर के बेसिस पे होता है हम फाइनेंशियल मार्केट्स को डिवाइड करने का। उसके साथ ही देखो आप फ्रेशनेस के बेसिस के ऊपर भी मार्केट्स को डिवाइड कर सकते हो। फ्रेशनेस का मतलब क्या, देखो सोचो जैसे अभी ना थोड़े टाइम पहले से जोमेटो एक ना प्राइवेट कंपनी थी, मतलब एक सिंपली कंपनी थी, इन्होंने अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं किया हुआ था। लिस्ट का मतलब स्टॉक मार्केट, ठीक है ना, कि इसके मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर जो होता है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर ये कंपनी लिस्टेड नहीं थी। तो लिस्ट का मतलब ये होता है, समझ आया, जहां भी वर्ड यूज होगा ना कि कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट पे वहां पे उसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है कि उसके स्टॉक्स ट्रेड नहीं हो रहे। तो जोमेटो पहले एक तरह की मतलब अनलिस्टेड थी, प्राइवेट तो छोड़ो, अनलिस्टेड बोलना चाहिए, पहले अनलिस्टेड कंपनी थी, ठीक है। तो जब जोमेटो ने पैसे जब अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पे लिस्ट किया तो पहली बार उसने लिस्ट किया, ठीक है ना, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं आईपीओ। आईपीओ आपने सुना होगा ना, अभी एलआईसी का आईपीओ आया था। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनीज, ठीक है, नए स्टॉक्स को, याद देखो नए सॉरी न्यू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कंपनीज नए स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को पब्लिक के लिए पहली बार ऑफर करती है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह का आईपीओ। ये सारी चीजें आ जाती है प्राइमरी मार्केट के अंदर। इवन कई बार जैसे फॉलो ऑन पब्लिक होता है एफपीओ, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी इसके अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंदर ना होता क्या है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंदर वहां पर भी तो नया स्टॉक ही दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे करी जा सकती हैं। हालांकि हुआ क्या कि मतलब एडिशनल शेयर एक तरह से ऑफर हुए, पहली बार ऑफर हो चुका था, फिर दोबारा से उनको ऑफर किया गया, तो उसको बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे आ जाते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसी के साथ देखो दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या हुआ, जो शेयर्स ऑलरेडी कंपनी में इशू कर दिए हैं उनकी इधर उधर ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, न्यूयॉर्क का हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिफरेंट जो मतलब नए जो होते हैं उनको मतलब एक तरह से जब किया जाता है तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो सेकेंडरी मार्केट पे अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो आप मतलब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ना हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, ठीक है, मतलब मार्केट नहीं बट प्राइमरी वर्ड हमने हमेशा सुना होता है। तो प्राइमरी का मतलब कुछ नया, मतलब जब चीज होती है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, प्राइमरी मार्केट, और जब ऑलरेडी वाले जो होते हैं कहीं ना कहीं उनको बोल देते हैं हम एक तरह से सेकेंडरी वाले, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ठीक है। ये एफपीओ वाला पॉइंट मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, एफपीओ वाला पॉइंट अभी छोड़ देना, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एफपीओ वाला डिस्कस करूंगा कि कौन सी मार्केट के अंदर आते हैं, थोड़ा सा उसमें एफपीओ वाले ना फिर समझाना पड़ेगा। पर अभी आप आईपीओ वाले पे ध्यान दो कि आईपीओ प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है, और जब चीजों का एक ट्रेडिंग होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, ठीक है। ये एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस करेंगे, राइट। आगे चलते हैं, देखो एक होता है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेटलमेंट। देखो सोचो, हो सकता है कि जैसे एक तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आज यानी कि टुडे इसको बाय या सेल किया जाए, ठीक है ना,
तो अगर इस तरह से होता है कि आज के दिन में ही सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट को साइमल्टेनियसली मतलब उसको किया जाए, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट हुआ कि कितना प्राइस होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, मतलब ट्रांजैक्शन अगर आज के आज ही हो तो यानी कि साइमल्टेनियसली हो, उसको क्या बोल देते हैं स्पॉट। स्पॉट देखो इंग्लिश में वर्ड है। उसी तरह से दूसरा वर्ड क्या होता है फॉरवर्ड मार्केट। अब फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है वो एक स्पेसिफाइड लेटर डेट, इसमें बता दिया जाता है कि 15 दिन के बाद हम इस पॉइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 15 दिन के बाद हम इस चीज को बाय या सेल करेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर। तो जब डेट फ्यूचर की हो जाती है ना तो उसको फॉरवर्ड मार्केट बोल देते हैं। स्पॉट मार्केट का मतलब क्या, साइमल्टेनियसली मतलब आज के आज ही। बहुत डिटेल में देखो नहीं जाना, बस इतनी डेफिनेशन याद रख लो, दैट शुड बी मोर देन एनफ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कुछ ना शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखो शॉर्ट टर्म का देखो पहले मतलब क्या हो गया कि ये मतलब 1 साल से कम वाले होंगे, और मैंने आपको क्या बताया जब शॉर्ट टर्म की बात होती है तो ये मनी मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको डेट का मतलब भी समझ आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको समझ आने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेजरी बिल्स। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी के द्वारा, तो बहुत ध्यान से समझना। एक्चुअली में देखो होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैंने जब आरबीआई आपके साथ डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आरबीआई मतलब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एज अ बैंक करेक्ट करता है, एज वेल एज स्टेट का भी, तो दोनों का कहीं ना कहीं जो भी होता है इशूज होते हैं वहां आरबीआई हेल्प करता है। पर जब हम बात करते हैं देखो ट्रेजरी बिल्स, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इनको इशू नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ देखो ओनली वर्ड आ गया। हमारी जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि ओनली वर्ड देखा नहीं और उसको गलत कर दिया, पर यहाँ नहीं करना। ठीक है ना, यहाँ ओनली इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, ये ध्यान रखना है। एक्चुअली में देखो पहले ना स्टेट गवर्नमेंट भी इनको कर सकते थे, पर 2001 के बाद में इस प्रैक्टिस को हटा दिया गया। तो एज ऑन डेट क्या है, एज ऑन डेट ये चीज होती है कि स्टेट गवर्नमेंट इनको इशू नहीं कर सकते, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, देखो और मतलब ना आपको मतलब तो पता ही लग गया होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से पैसा रेज करना है, कितने टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम, मतलब 1 साल से कम, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब गवर्नमेंट पैसा रेज कर रही है। अब वहां जैसे 50 लाख बैंक से लोन लिया था ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है इन फॉर्म ऑफ डेट। ठीक है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है उसके पास ट्रेजरी बिल्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके साथ देखो तो टाइम मतलब अलग अलग टाइम हो सकता है, इसलिए 91 डेज हो सकता है, 182 डेज, 364 डेज। देखो 364 डेज है ना, दिस इज लेस देन 1 ईयर। ठीक है ना, वो क्यों, क्योंकि मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है ना, इस वजह से। उसी तरह से ठीक है, और ये जो एक नोट होता है ना, ये तरह का प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब, देखो प्रॉमिस का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं वापस करूंगा पैसा, तो एक तरह का प्रॉमिसरी नोट ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कि टेक्निकली देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, पर आरबीआई उनके बिहाफ पे ये काम करती है, राइट। उसके साथ ही देखो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर का मतलब अभी पढ़ के तो आए थे ट्रेडेबल, जैसे कि आपके पास मतलब मान लो ये पर्टिकुलर टी बिल पड़ा है, ठीक है जी, आपने खरीदा था मान लो कहीं से, अब आपका मन किया कि इसको मैं बेच दूं, तो हो सकता है कि अभी टाइम तो वापस नहीं आया। ठीक है, तो अब आप किसी और को भी ट्रेड कर सकते हो, सामने वाले को बोलो कि अच्छा तो इतने जगह की जगह इतने मुझे पैसे दे दे और ये ले ले, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। जैसे ये एग्जांपल समझो, यहाँ पे ना एक तो देखो लिख दी वैल्यू, ठीक है, जो भी है मान लो 1 लाख है, ठीक है, तो ये तो होगी इसकी वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ पे साथ में लिखा होगा इशू डेट कि किस डेट को इशू हुआ ये, और यहाँ पे लिखा है कि कब इसको वापस लिया जाएगा। देखो ना, जैसे ये अक्टूबर 9 1969 का है और पेबल कब है वापस 9 अप्रैल 1970, तो ये हो गया ना 6 महीने, तो ये 182 डेज वाला वो है। ठीक है ना, तो टेन्योर तो समझ आ गया 182 डेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख। अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए पैसों, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। अब हुआ क्या, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने इस तरह के ट्रेजरी बिल्स लॉन्च किए। ठीक है जी, आपके पास मान लो 1 लाख था आज, आप क्या गए, आप गवर्नमेंट के पास चले गए, गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट ने आपको बदले में इस तरह का टी बिल पकड़ा दिया। अब 6 मंथ्स के बाद गवर्नमेंट आपसे टी बिल वापस ले लेगी और आपको ये पैसा दे देगी। मतलब आपका क्या फायदा हुआ, आपने कुछ यहाँ पे पैसा कमाया, कैसे, इंटरेस्ट मतलब एक तरह से, मतलब जैसे ना इंटरेस्ट की फॉर्म में मतलब पैसा कमा सकते हो। देखो सिंपली मतलब आपने किसी को लेंड करते हो, बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ गवर्नमेंट आपसे पैसा मांग रही है, आपने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया दिया, 6 महीने बाद आप गवर्नमेंट से पैसा वापस लेने आ गए और साथ में उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दे दिया। ये मोटा मोटा हर चीज में ऐसा ही होता है। पर जब हम बात देखो करते हैं ट्रेजरी बिल्स की, अब यहाँ पे आपको एक चीज साथ में और नोटिस करनी है, वो पता क्या है, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ लिखा है ना 1 लाख, इसका मतलब क्या है, आपको 6 महीने बाद यानी कि 9 अप्रैल 1970 को 1 लाख रुपया मिलेगा। अब अगर इसका मतलब ये है कि आपको 6 महीने बाद 1 लाख रुपया मिलेगा, तो यानी कि जब आपने 9 अक्टूबर 1969 को यानी कि 6 महीने पहले इसको खरीदा होगा, तो कितने में खरीदा होगा, डेफिनेटली 1 लाख से कम रुपए में खरीदा होगा ना, मान लो 90,000 में खरीदा। ठीक है ना, मतलब आपने खरीदा 90,000 में, आप 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो देखो इसी चीज को बोल देते हैं ऑफर एट अ डिस्काउंट, समझ रहे हो। ठीक है ना, इसको डिस्काउंट में ऑफर किया गया। यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं कि कितने पैसे आपको मिलेंगे 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आपको कितने मिलने थे, 1 लाख रुपया। अब अगर आपको 6 महीने के बाद 1 लाख रुपया मिलना है, तो आप उसके लिए कितना पैसा पे करोगे, 1 लाख रुपये से कम, मान लो 90,000 पे किया, तो यानी कि 90,000 आपने दिया 1969 में, उसके 6 महीने बाद आपको 1 लाख रुपया मिल गया, तो 10,000 रुपये का आपने कमा लिए। ये चीज होती है सोल्ड एट अ डिस्काउंट प्राइस, कि आपने ये जो 1 लाख रुपया मिला था ना, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है, इंटरेस्ट बस इसी बात में मिला कि आपका जो 1 लाख रुपये का ये जो एक तरह से ट्रेजरी बिल था, ये आपने 90,000 में खरीद लिया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं इशूड एट अ डिस्काउंट। और ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ना 1 लाख, इसको आप फेस वैल्यू कह लो, ठीक है, पार वैल्यू कह लो, ठीक है, सारी चीजें कही जा सकती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन देम, इंटरेस्ट नहीं पे हो रहा, सिंपली क्या है, 1 लाख वाली जो चीज थी वो आपको 90,000 रुपए में आज खरीदने को मिल रही, आपको इंटरेस्ट तो पे नहीं हुआ, तो इसको इशूड एट डिस्काउंट भी बोल सकते हैं या फिर नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है इशूड एट डिस्काउंट, उसी का सेम मतलब है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन देम। साथ ही साथ ये एक अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे बेसिकली कोलैटरल नहीं प्रोवाइड किया जाता। अब ऐसा तो नहीं है, देखो मतलब इसके अंदर अगर आप ये गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया दे रहे हो ना, तो गवर्नमेंट आपको बदले में कोलैटरल नहीं देगा, वो सिंपली 6 महीने बाद आपको पैसा प्रोवाइड कर देगा। सॉरी मतलब 1 लाख 90,000 आपने दिया ना, तो 90,000 के कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट आपको कोलैटरल नहीं देगा, सिंपली आपको पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट 6 महीने बाद 90,000 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 लाख रुपया दे देगी। इसके तरह ही कोई चीज होती है कैश मैनेजमेंट बिल्स, सिमिलर है बिल्कुल ट्रेजरी बिल्स के, बस वहां पे जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 डेज से कम होता है। ट्रेजरी बिल में क्या होता है 91, 182 एंड 364 डेज, और यहाँ पे 91 डेज से कम। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ये चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आया एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, या फिर मेरे से डाउट सेशंस में डाउट सारे अपने कलेक्ट कर लो, वो सारे पूछ लेना। ठीक है, बट कहीं ना आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं 7-8 पॉइंट्स आएगा कि कौन इशू करता है, कैसे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे होते हैं, क्या इंटरेस्ट दिया जाता है या नहीं दिया जाता। ये 5-6 पॉइंट्स ही हैं जिसके बेसिस पे आप सारे के सारे अपने आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं आगे।
देखो उसी तरह से एक और टर्म होती है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो आप सोचो, पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट हमने ट्रेजरी बिल देखा, उसमें पैसा कौन रेज कर रहा था, वो पैसा रेज किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। अब हो सकता है सेम चीज किसके लिए हो, कंपनीज के लिए। कंपनीज को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती हुई है, तो उनके लिए एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि ये कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है जो शॉर्ट टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है, ट्रेड बिल्स कह लो, कमर्शियल बिल कह लो, ये सारे इसी के ही नाम है, ठीक है ना। तो एक तरह के इनके द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है, 90 दिन के लिए हो सकते हैं या 60 डेज के लिए भी हो सकते हैं। तो ये भी देखो शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको बोल देगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज लॉन्ग टर्म होते हैं, तो आप मतलब हो सकता है गलत कराओ, ठीक है ना। पर आपको ध्यान देना है कि ये शॉर्ट टर्म है, मैंने बताया ना 60 डेज हो सकते हैं, 90 डेज हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंगली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर कंपनीज, ट्रेड बिल भी बोलते हैं, कमर्शियल बिल भी शॉर्ट टर्म होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। देखो इसके साथ ही साथ ना एक चीज और भी है, ये चीज कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज अभी आए हैं, ये हमारे मेडिवल इंडिया में भी ये सारी चीजें होती रही हैं। और इसी का नाम क्या है, ये तो यहाँ लिखा ना हुंडी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हुंडी होता है। और ये आज का नहीं है, ये मतलब मेडिवल पीरियड में, जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लोगे उसमें आपको ये चीज हुंडी करवाई जाएगी। हुंडी क्या होता है, एक तरह का अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब बेसिकली होता क्या है, एक बंदा इस तरह की हुंडी पे कुछ लिखता है, ठीक है, और एक ट्रस्ट के बेसिस पे काम करती है, बंदे ने कुछ लिखा, उसके बेसिस पे किसी सामने वाले बंदे को एक तरह का डायरेक्शन दिया कि इस XYZ पार्टी को आप इतना पैसा दे दीजिए। तो यानी कि जिस बंदे के पास कागज होगा, जैसे यहाँ पे 2500 रुपए लिखा है, तो ये बंदा जो है किसी जिस बंदे को पैसे चाहिए वो किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा, वहां से वो पैसे कलेक्ट कर लेगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक तरीका है, ठीक है ना। तो ये चीज आप इस चीज को भी यहाँ पे नोट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ, ठीक है, एक चीज होती है कमर्शियल पेपर, CP, काफी पॉपुलरली मतलब ये भी न्यूज में रहते हैं कमर्शियल पेपर। ध्यान रखना है, पहली बात ये अनसिक्योर्ड होते हैं, और दूसरी चीज ये कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किए जाते हैं। और कॉर्पोरेट भी कौन से, कॉर्पोरेट वो वाले जो कि अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब ना यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर एक कॉर्पोरेट कंपनी, अगर कंपनी है कोई, मान लो उसको पैसा रेज करना है, तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज डेफिनेटली कर सकता है। पर कुछ कंडीशंस होंगी कि मान लो कि उसका ना वो इतना पैसे कमाता होना चाहिए साल में, उसकी नेटवर्क अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो बहुत अच्छी कंपनीज होती है ना, सिर्फ वो कंपनीज ही कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज कर सकती हैं। ये सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि आप सोचो कि आपकी छोटी सी कंपनी है और आप सोचो कि मैं भी कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज कर दूं, द आंसर इज नो। ध्यान के रखना है, ये भी शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सब जगह शॉर्ट टर्म डेट, और ये भी डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, तो ये भी डिस्काउंट के ऊपर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी वो जो इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है उससे सस्ते में ये चीज दी जाती है। जैसे 1 लाख का वैल्यू थी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 90,000 में आप इसको खरीदोगे, ताकि आप ना कुछ वहां से पैसे कमा पाओ। पर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, हेंस इट इज इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ठीक है जी। देखो बस 2-3 पॉइंट ही है, सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है। कोई कॉर्पोरेट के लिए है, कोई अलग से कॉर्पोरेट जो जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, ये रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो कंपनीज अच्छी होती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह से एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पर भी क्या ध्यान रखना है, ये शॉर्ट टर्म है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। रेगुलेट किसके द्वारा होगा, RBI के द्वारा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये इशू किया जाता है बैंक के द्वारा। देखो जैसे बैंक को भी तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है ना, तो बैंक के लिए भी मतलब ये चीज होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और ये भी ट्रेडेबल होता है, ठीक है ना। एक बंदा दूसरे के साथ ट्रेड कर सकता है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट से, सेकेंडरी मनी मार्केट से पैसा रेज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखो अगली चीज, देखो एक्चुअल में ना आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की ना मनी मार्केट में अलग अलग डिविजन हैं, किस बेसिस पे कि हम पैसा दे कितने टाइम के लिए रहे हैं। जैसे ट्रेजरी बिल्स हम पढ़ रहे थे ना, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। उसी तरह से जब हम बात करते हैं कॉल मनी की, कॉल मनी के अंदर क्या होता है, अगर जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं जो अभी पढ़ के आए हम पीछे, अगर वो एक दिन के लिए पैसा बोरो गए, समझ रहे हो, सिर्फ एक दिन के लिए अगर पैसा बोरो किया जा रहा है, उसको क्या बोल देंगे, कॉल मनी। अगर बात करें नोटिस मनी की, तो नोटिस मनी के अंदर ये सेम चीज ही होती है, और नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 2 से 14 दिन। 1 से 14 कह लो या 2 से 14 कह लो, जो भी, मतलब बेसिकली कहने का मतलब कॉल मनी क्या होती है, 1 या 1 दिन से कम के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन या 1 से 14 दिन कह लो, और टर्म मनी जो होती है वो 14 दिन से ज्यादा टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली यहाँ पे क्या आ सकता है कि नोटिस मनी की ना वो आपको ये वाली डेफिनेशन दे दे और कॉल मनी की ये वाली डेफिनेशन दे दे, तो आपको पहचानने में आना चाहिए कि कॉल मनी तो ये चीज होती है और जो नोटिस मनी होती है वो क्या चीज होती है, ठीक है। अब उसके साथ ही देखो जैसे हमारे मान लो ना डिफरेंट बैंक्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। कि मान लो किसी ने किसी को पैसा दिया, ठीक है, या एक बैंक ने दूसरे को पैसा दिया, दूसरे ने पहले को या तीसरे को पैसा दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चीजें होती रहती हैं। पर जब आपस में एक दूसरे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर भी तो कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, समझ रहे हो कि पहले बैंक ने दूसरे के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करनी है, या पहले ने दूसरे को लोन दिया एक तरह का, तो एक बैंक ने दूसरे को जब लोन दिया, तो वहां पे कितनी इंटरेस्ट रेट लगेगी आपस में, वो भी डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है ना। तो इसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को बोला जा सकता है एक तरह से लाइबोर। देखो लाइबोर का मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, उसी तरह से माइबर होता है। देखो ऑफर भी होता है एक, आई थिंक हाँ ओवरनाइट भी इसको बोल देते हैं, दोनों ही डेफिनेशन ठीक है, पर ऑफर आई थिंक सही है। तो यहाँ पे देखो लंदन के अंदर जो बैंक्स हैं वो किस रेट पे, मतलब किस रेट पे शॉर्ट टर्म लोन एक दूसरे को दे रहे हैं, वो किसके अंदर आता है, वो आता है लाइबोर के अंदर। यहाँ लिखा है ना, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स इन लंदन गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू ईच अदर। कि जो लंदन के अंदर बैंक्स हैं वो किस रेट के ऊपर एक दूसरे को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एवरेज दैट इज नोन एज लाइबोर। उसी तरह से सेम चीज होती है माइबर, वहाँ एम का मतलब हो जाता है मुंबई, बाकी सारी चीजें सेम है। तो एक तरह से ना बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है जो लाइबोर होता है, कि मान लो कि लंदन में बैंक्स इस तरह से लेंड कर रहे हैं 3% के हिसाब से, तो बाकी बैंक्स में ना कहीं अपने जो कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, वो रेट्स जो होते हैं मतलब एक दिन तक के लिए या 2 से 14 दिन के लिए, वो कितने किस रेट पे होंगे, वो लाइबोर और माइबर के थ्रू डिटरमाइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, हमें ध्यान नहीं रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइबोर और माइबर भी है, ठीक है। तो कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि लाइबोर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता लगेगा, बहुत ही वेग गेस हो जाते हैं फिर, पर अब पता लग गया है तो काफी इजीली समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर चीज क्या होती है, एक तरह की इंटरेस्ट रेट होती है जिसके बीच में बैंक एक दूसरे को लेंड करते हैं। उसके साथ ही देखो एक चीज होती है CBLO। अब ये भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, CBLO की फुल फॉर्म क्या होती है, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो CCIL एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ RBI, ये हेल्प करती हैं जो हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होती हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म लोन्स ले पाएं, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं CBLO,
ठीक है, यहाँ पे ना जनरली मतलब उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को मतलब होता है जिनको थोड़ा पैसे मिलने में दिक्कत आती है, तो वो सीबीआई लोग इसको मतलब एक तरह से ना शॉर्ट टर्म लोन दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रख लो, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली इससे आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है जी, उसके साथ ही देखो एक चीज आती है ट्रेड्स। एक्चुअली ट्रेड्स भी मतलब ये एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, देखो पढ़ के हम क्या रहे हैं कि सारी की सारी एक तरह के जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस किए ना, कम टाइम के लिए जो पैसा लग रहा है, तो यहाँ पर भी सीबीआई में भी वही चीज हो रही है, ट्रेड्स में भी वही चीज है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो ट्रेड्स की आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये डिस्काउंटिंग भी बोल देते हैं, तो ये चीज यहाँ पे आती है। देखो याद करो, मैंने आपको कुछ 4-5 लेक्चर्स पहले आई थिंक फैक्टरिंग के बारे में समझाया था, और फैक्टरिंग के बारे में देखो अगर नहीं आता तो वो एनबीएफसी वाला ना फैक्टरिंग कंपनी करके वो समझाया था, वो देख लेना एक बार। यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, मान लो जो हमारा सेलर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग बायर होता है, तो बायर क्या होता है, जो सेलर ने मान लो यहाँ पे इसको गुड्स भेज दिए, ठीक है ना, और साथ साथ इनवॉइस भेज कर दिया, पर बायर ने क्या बोला कि भैया अभी तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, जब आपकी जो मान लो टीवी है यहाँ पे, जब टीवी में सेल कर दूंगा तब पैसे दे दूंगा, पर हो सकता है सेलर को भी पैसे की जरूरत हो, ठीक है ना, सेलर ने टीवी पहुंचा दिया कंपनी वाले जो जिस बंदे को पहुंचाना था, पर उसने आगे क्या बोला बायर ने कि जब फाइनल कस्टमर को मैं पैसे बेच दूंगा ना, ये टीवी बेच दूंगा, तब वहां से मेरे पास पैसे आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग में, तब आपको पैसे दे पाऊंगा। तब ये क्या करेगा, तब इसको भी पैसे की जरूरत होगी ना, तो एक फैक्टर को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, और इस फैक्टर ये आप थोड़ा पैसा इसको दे देता है, फिर बाद में ये बायर इसको बाद में जब इसके पास पैसा आ जाएगा तो ये इस फैक्टर को दे देगा, इसी को हम बैंक बोलते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बस एक रीजन से ही करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो यही फैक्टरिंग चीज किसके लिए, अगर एमएसएमई के लिए हो, उसको हम बोल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये आरबीआई के मतलब ना ठीक है, इसके अंदर ही वर्क करता है। तो यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन देख लो कि ट्रेड्स होता क्या है, आपके जो ट्रेड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे ना उससे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ट्रेड्स है क्या, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे ट्रेड रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग, ट्रेड रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग ये कुछ नहीं, ये इनवॉइस रेज किया ना एक तरह का, ये सेलर ने इनवॉइस रेज किया, तो मतलब एक तरह के इसके पास सामान पहुंच गया है बायर के पास, पर उसने पैसे देने वापस हैं, वही एक तरह का ट्रेड रिसीवेबल ही काउंट कर सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है फर्दर, तो जो एमएसएमई का होता है उसके लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी, और रिसीवेबल किसके द्वारा हो सकते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, सारे के सारे। और पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं ट्रेड्स के अंदर, सेलर्स, बायर और फाइनेंशियर्स। ये फाइनेंशियल जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है ना, एनबीएफसी हो गया। और पार्टिसिपेट कौन कर सकता है एज अ सेलर, तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है कि हु इज अ पार्टिसिपेंट एज अ सेलर इन ट्रेड्स, दैट इज ओनली एंड ओनली एमएसएमईज। ठीक है ना, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं यहाँ पे ट्रेड्स के अंदर, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके अलावा बायर की तरह कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, उसके अलावा फाइनेंशियल की तरह वो आप जानते हो, बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एमएसएमई का आपको बहुत ध्यान में रखना है। इनफैक्ट ना जब आपके मेंस के अंदर कोई एमएसएमई के रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी आए तो यहाँ पे आपने ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन डेफिनेटली दे सकते हो। ये कहीं ना कहीं देखो एमएसएमई को बहुत हेल्प करेगा। कैसे कि एमएसएमई मान लो एक तरह का सेलर है, ठीक है ना, एमएसएमई एक तरह का सेलर है, राइट। तो एमएसएमई हो सकता है किसी गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन को कुछ सप्लाई कर रहा हो, अब गवर्नमेंट का जो एंटिटी हो सकता है उसमें पैसा बाद में रिटर्न करना हो, तो यहाँ पे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इसको हेल्प कर सकता है इस चीज को। ठीक है जी, तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखेंगे, राइट। अब एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग कूपन बॉन्ड। आई नो आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा आपका हैवी लेक्चर हो गया है, बट ट्रस्ट मी उतना हैवी नहीं है। अगर डाउट्स हैं मैं फिर बता रहा हूं, एक बार लेक्चर या तो रिपीट कर लो, कोई डाउट होगा तो मेरे से डाउट सेशन में पूछ लेना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा, पर उतना मुश्किल है नहीं। जब दूसरी देखो होता क्या है ना, जब हम सोचो जब कोई चीज पहली बार पढ़ते हो ना तो